नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। मैं अंकुर एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम 8 मार्च का करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं विद स्टैटिक जीके। तो चलिए देर न करते हुए हम जो है अब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपना सपोर्ट जो है बना के रखें। चलिए पहला क्वेश्चन अब हम देखते हैं। अभी हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा प्रथम अंतरिक्षीय तूफान का पता लगाया गया है। ठीक है, अभी हाल ही में ही वैज्ञानिकों के द्वारा प्रथम अंतरिक्षीय तूफान का पता लगाया गया। वह कहां पर लगाया गया और इस तूफान का नाम क्या दिया गया। प्रथम अंतरिक्षीय तूफान, प्रथम अंतरिक्षीय तूफान, इसका पता अभी हाल ही में ही वैज्ञानिकों द्वारा ध्रुवों पर लगाया गया। किस ध्रुवों पर? उत्तरी ध्रुव पर। उत्तरी ध्रुव पर अंतरिक्षीय तूफान का पता लगाया गया, जिसको नाम दिया गया स्पेस हैरिकेन। स्पेस हैरिकेन इसको नाम दिया गया। यह तूफान है स्पेस हैरिकेन, जिसका पता अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने उत्तरी ध्रुव पर लगाया गया। यह तूफान लगभग 8 घंटे तक चला। कितने घंटे तक चला? यह तूफान चला है आपका 8 घंटे तक। जानते हैं उत्तरी ध्रुव के बारे में। देखिए, ये एक आपकी पृथ्वी है। पृथ्वी को बिल्कुल मध्य में, पृथ्वी को बिल्कुल मध्य से आपकी भूमध्य रेखा जो कि आपकी 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा कहलाती है। 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा आपकी भूमध्य रेखा, या फिर इसको हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। विषुवत रेखा यह पृथ्वी को 2 मध्य भागों में डिवाइड कर देती है। कह सकते हैं निचले वाला भाग आपका दक्षिणी गोलार्ध है, निचले वाला भाग आपका दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है, और ऊपर वाला भाग आपका उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध। इसका बिल्कुल ये वाला बिंदु, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दक्षिणी ध्रुव, और इसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव क्लियर यहां तक? ठीक है, तो देखिए पृथ्वी को 2 भागों में बांटा भूमध्य रेखा ने। भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा ने इसको जो है 2 भागों में बांट दिया, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। तो ये जो उत्तरी ध्रुव है बिल्कुल पृथ्वी से बाहर कह सकते हैं हम, पृथ्वी से बाहर यहाँ पर स्थित लगभग 110 किलोमीटर ऊपर, उत्तरी ध्रुव से लगभग 110 किलोमीटर ऊपर की ओर स्पेस हैरिकेन का पता लगाया गया। ठीक है, और यह जो तूफान था आपका, यह किससे संबंधित है? ये आपका प्लाज्मा से रिलेट करता है। आपका प्लाज्मा वाला आपका ये तूफान था। ठीक है, प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा की यदि हम बात करें तो प्लाज्मा, ये क्वेश्चन आपका कई बार आया हुआ है क्वेश्चन आपका ये एग्जाम के अंदर, कि प्लाज्मा जो है पदार्थ की कौन सी अवस्था है। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है, 4th स्टेज है आपकी पदार्थ की प्लाज्मा। इसको याद रखेंगे। दूसरी बात हम बात कर लेते हैं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। देखिए, ये जो आपका उत्तरी ध्रुव है या फिर उत्तरी गोलार्ध है, इसको कहेंगे यह दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा कम ठंडा है। दक्षिणी गोलार्ध क्या है? अधिक ठंडा है। दक्षिणी गोलार्ध क्या है आपका? अधिक ठंडा है। और उत्तरी जो गोलार्ध है आपका यह आपका कम ठंडा है। क्या है ये आपका कम ठंडा है अपेक्षाकृत दक्षिणी गोलार्ध की। क्लियर यहां तक? ठीक है, अधिकतर जो स्थल मिलता है, अधिकतर जो रहने योग्य भूमि है, या फिर अधिक जो देश हैं, वो किस गोलार्ध में स्थित है? वो आपके यहीं पर उत्तरी गोलार्ध में ही आपके स्थित है, जो आपके अधिकतर देश हैं। अब हम देख लेते हैं। देखिए, लगभग 60% स्थल, यहां पर लगभग 60% स्थल भूमि है, और जल भूमि की बात करें तो लगभग 40% जल भूमि आपकी उत्तरी गोलार्ध में ही है। दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो 81% तक जल है। यहाँ पर 81% भूमि पर जो है जल है, और 19% आपकी स्थलीय भूमि है। 19% आपकी स्थलीय भूमि है। यहां से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस गोलार्ध में कितने प्रतिशत स्थल है। तो उत्तरी गोलार्ध में याद रखेंगे 60% स्थल है और 40% जलीय भाग है। दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो 81% जल है, और आपका 19% भाग पर क्या है? आपका स्थल है। भारत की यदि बात करें, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत जो है आपका उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यहां तक क्लियर आपका? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं अभी हाल ही में
किस देश ने 10 लाख का करेंसी नोट जारी किया है? हाल ही में किस देश ने 10 लाख का करेंसी नोट जारी किया है? देखिए 10 लाख का करेंसी नोट, 10 लाख का करेंसी नोट, मुद्रा नोट जो जारी किया है वो क्या है आपका? वेनेजुएला ने। वेनेजुएला देश आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, महाद्वीप में, ठीक है ना। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है वेनेजुएला। इसने जो है 10 लाख का क्या क्या एक मुद्रा नोट जारी कर दिया है। देखिए यदि हम बात करें इस 10 लाख की कीमत, 10 लाख का कहने में ये 10 लाख का है, लग रहा है कि एक कोई बड़ी मुद्रा होगी, लेकिन वहां पर अभी क्या चल रहा है? मुद्रा अवमूल्यन है कि मुद्रा का ह्रास हो रखा है। और हम कह सकते हैं कि इसकी जो कीमत है फिलहाल वर्तमान में वो 1 रुपए की अगर बात करें, 1 रुपया बराबर जो है 25,584.66, ठीक है ना, वेनेजुएला के बराबर है। वेनेजुएला 1 रुपये की कीमत, अगर हम 1 रुपये की कीमत की बात करें तो 25,584.66 वेनेजुएला करेंसी के बराबर है, ठीक है। तो 10 लाख रुपए का जो ये नोट जारी किया है, ये किस देश ने जारी किया है? ये किया है आपका वेनेजुएला देश ने। और ऐसा करने वाला यह विश्व का पहला देश बन गया है। क्या बन गया है? विश्व का पहला देश, विश्व का पहला देश ऐसा करने वाला यह बन गया है जिसने इतनी बड़ी करेंसी का नोट जारी किया है। तो ठीक है, इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे अभी हाल ही में वर्ष 2020 का बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करेंगे। कुछ अन्य पुरस्कार भी मैं यहाँ पे आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। वर्ष 2020 के लिए बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया और यह किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? ठीक है, तो अब लिखेंगे वर्ष 2020 का क्या दिया गया? बिहारी पुरस्कार। वर्ष 2020 का बिहारी पुरस्कार दिया गया है मोहन कृष्ण बोरा को। किसको? मोहन कृष्ण बोरा को दिया गया है। मोहन कृष्ण बोरा जी को दिया गया है वर्ष 2020 का बिहारी पुरस्कार। इनकी एक पुस्तक लॉन्च हुई थी वर्ष 2016 में। वर्ष 2016 में इनकी एक पुस्तक आई थी जिसका नाम था तस्लीमा। क्या नाम था इसका? इसका नाम था तस्लीमा पुस्तक आई थी जिसका नाम संघर्ष और साहित्य। तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। इस पुस्तक के लिए इन्हें बिहारी पुरस्कार दिया गया वर्ष 2020 का। मोहन कृष्ण बोरा द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। यह जो पुरस्कार है, यह पुरस्कार बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। बिड़ला फाउंडेशन, यह पुरस्कार बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और इस पुरस्कार की राशि 2.5 लाख रुपए है। कितनी है? 2.5 लाख रुपए। इस पुरस्कार के अंतर्गत 2.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है और बिहारी पुरस्कार बिड़ला फाउंडेशन की ओर से दिया जाता है। किससे दिया गया है? तस्लीमा संघर्ष और साहित्य पुस्तक के लिए मोहन कृष्ण बोरा जी को दिया गया है। आगे हम कुछ फैक्ट जानते हैं। वर्ष 2019 के ज्ञानपीठ पुरस्कार की यदि बात करूं, वर्ष 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है अक्कीटम नंबूदरी को। किसको दिया गया है? अक्कीटम नंबूदरी को दिया गया है मलयालम में। ज्ञानपीठ पुरस्कार अक्कीटम नंबूदरी मलयालम भाषा के लिए इनको जो है ये अवार्ड दिया गया है। वर्ष 2019 में ही सरस्वती सम्मान पुरस्कार की यदि बात करें तो सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया गया है वासुदेव मोही को। किसको दिया गया है? वासुदेव मोही को। फिर वर्ष 2019 के लिए ही एक बार और याद रखेंगे, व्यास सम्मान नासिरा शर्मा को। व्यास सम्मान दिया गया है नासिरा शर्मा को। किसको दिया गया है भाई? नासिरा शर्मा को। तीन अवार्ड ये और एक ये, 4th अवार्ड ये आपका, ठीक है। चारों के चारों अवार्ड आपके इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एग्जाम की दृष्टि से। 2019 व्यास सम्मान नासिरा
शर्मा को दिया गया। क्लियर यहाँ तक, ये आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं। अभी आज जो है 8 मार्च है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में 8 मार्च को मनाया जा रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में, इसको भी आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे 8 मार्च को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की यदि थीम की बात करें, इस वर्ष की थीम की बात करें तो इस वर्ष जो थीम है ह्यूमन इन लीडरशिप, ह्यूमन इन लीडरशिप, ह्यूमन इन लीडरशिप, ह्यूमन इन लीडरशिप, अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर, अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर, अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन ए कोविड-19 वर्ल्ड, इन ए कोविड-19 वर्ल्ड, इन ए कोविड-19 वर्ल्ड, यह इसकी थीम होने वाली है। ह्यूमन इन लीडरशिप, आपको इतना याद रखना है, ह्यूमन इन लीडरशिप, बाकी याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, वो आपका इससे कनेक्टेड हो जाएगा। ह्यूमन इन लीडरशिप आपने ऑप्शन में देखना है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। इस वर्ष 2021 की जो थीम है ह्यूमन इन लीडरशिप, और याद रखेंगे कोविड-19 वर्ल्ड, कोविड-19 वर्ल्ड, ठीक है। चलिए अब आगे। इसके अंतर्गत यदि बात करें हम, अभी हाल ही में ही 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस, 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में भी मनाया गया, विश्व वन्य जीव दिवस। और 3 मार्च को ही विश्व स्वर्ण दिवस के रूप में भी मनाया गया, विश्व स्वर्ण दिवस, विश्व स्वर्ण दिवस के रूप में भी मनाया गया, विश्व स्वर्ण दिवस, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ये कह सकते हैं विश्व वन्य जीव दिवस और विश्व स्वर्ण दिवस, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। इसी के साथ साथ यदि बात करें, भारत ने पहली बार 4 मार्च को चाबहार दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। चाबहार यानी कि 4 मार्च को चाबहार दिवस के रूप में भारत में मनाया गया। क्लियर यहाँ तक? चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की ओर, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं 75वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है। अभी वह किस राज्य में किया गया है? अभी हाल ही में 75वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कर दिया गया है। इससे पहले मैंने आपको अभी 1-2 दिन पहले भी बताया था कि एक जन औषधि केंद्र यानी कि वो जम्मू में खुला था, जम्मू का पहला जन औषधि केंद्र खोला गया था, ठीक है, 1-2 दिन पहले ही। अब हम बात करें तो टोटल जो जन औषधि केंद्र खोले जा रहे हैं, जो कि प्रक्रिया में है आपका सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध कराने के लिए, तो 75वां जन औषधि केंद्र खोला गया है। 75वां जन औषधि केंद्र, यह औषधि केंद्र कहाँ पर खोला गया है? जन औषधि केंद्र तो भाई यह आपका खोला गया है शिलोंग में। कहाँ खोला गया है? शिलोंग में, मेघालय की राजधानी, मेघालय राज्य की राजधानी है। 75वां जन औषधि केंद्र खोला गया है। जन औषधि केंद्र का जो मेन पर्पज होता है, उद्देश्य है, वह ये जो जन औषधि केंद्र खोले जा रहे हैं किस उद्देश्य के तहत खोले जा रहे हैं? यह है आपका कि आम नागरिक जो भी है, गरीब लोग जो भी हैं, उनको सस्ती दरों पर दवाइयाँ उपलब्ध कराना, सस्ती दरों पर जेनेरिक दवाइयाँ उपलब्ध कराना, जेनेरिक दवाइयाँ उपलब्ध कराना इसका मेन उद्देश्य है, ताकि आम व्यक्ति को सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध हो सके। तो जन औषधि केंद्र, देखिए जन औषधि दिवस, प्रत्येक वर्ष जन औषधि दिवस जो मनाया जाता है वह 7 मार्च को मनाया जाता है। जन औषधि दिवस 7 मार्च, और इसी के उपलक्ष्य में शिलोंग में जो आपके जन औषधि केंद्र जो खोले जा रहे हैं, 75वां जन औषधि केंद्र की स्थापना की गई है। तो जन औषधि दिवस जो है वह 7 मार्च को आपका मनाया जाता है। इस वर्ष जो थीम है सेवा भी और रोजगार भी, वर्ष 2021 की जो थीम है इसको याद रखेंगे,
अभी जो 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया, सेवा भी और रोजगार भी, सेवा भी रोजगार भी, सेवा भी रोजगार भी इसकी थीम है। यानी कि सेवा भी होगी, साथ साथ में सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध करा दी जाएंगी लोगों को, और उसके साथ साथ में रोजगार भी उपलब्ध कराया जा रहा है। मेडिकल के तौर पर जब जो भी व्यक्ति जन औषधि केंद्र खोलेगा वहाँ पर, ठीक है, उसको एक रोजगार भी उपलब्ध हो जाएगा। जन औषधि सप्ताह की यदि बात करें, जन औषधि सप्ताह, तो जन औषधि सप्ताह आपका मनाया जाता है 1 मार्च से 7 मार्च तक। जन औषधि सप्ताह 1 मार्च से 7 मार्च तक आपका जन औषधि सप्ताह मनाया जाता है। मेघालय राज्य आपका अभी चर्चा में आ गया है, तो मेघालय राज्य से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानेंगे स्टैटिक जीके के तौर पर। मेघालय की बात करें, मेघालय राजधानी शिलोंग है। मेघालय राजधानी की यदि बात करें, राजधानी शिलोंग होगी आपकी, और सीएम है यहाँ पर कोरनोड संगमा। कौन है? कोरनोड संगमा यहाँ पर क्या है? आपके सीएम हैं। गवर्नर की बात करें, मेघालय के गवर्नर अभी वर्तमान में सत्यपाल मलिक हैं। सत्यपाल मलिक जी यहाँ पर क्या है? गवर्नर हैं। सत्यपाल मलिक जी मेघालय में गवर्नर हैं। मेघालय की बात करें, सबसे एक मोन्सीरोम, मोन्सीरोम चर्चा में रहता है। मोन्सीरोम विश्व में सबसे अधिक, या फिर भारत की भी बात करें, भारत में भी और पूरे विश्व में सबसे अधिक जो वर्षा का रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है वह किया गया है आपका मोन्सीरोम में। ठीक है ना, यह आपका मेघालय में ही स्थित है मोन्सीरोम, यह जगह। यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा, वार्षिक वर्षा जो है नापी गई है। आगे बात करें मेघालय की बात, मेघालय का निक नेम बादलों का घर, बादलों का घर, मेघ से बनता है बादल, और बादलों का घर इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर में सर्वाधिक वर्षा रिकॉर्ड दर्ज की गई है। गिनीज बुक में इसका रिकॉर्ड शामिल हो चुका था। आगे बात करें, इसको जो है पूर्व का स्कॉटलैंड का दर्जा भी दिया जाता है। मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। मेघालय पूर्वोत्तर की 7 बहनों वाले जो राज्य हैं आपके, जिनको 7 बहनों का दर्जा दिया जाता है, उनमें से एक राज्य आपका मेघालय है। क्लियर आपका? उनमें से एक राज्य आपका मेघालय है। मेघालय में अगर बात करें तो नेशनल पार्क, मेघालय के नेशनल पार्क की बात करें, बालफक्रम नेशनल पार्क और नोकरेक नेशनल पार्क। नोकरेक नेशनल पार्क, नोकरेक नेशनल पार्क, बालफक्रम नेशनल पार्क, बालफक्रम नेशनल पार्क, ये नेशनल पार्क आपके मेघालय में स्थित हैं। गारो खासी जयंतिया मोस्ट इंपोर्टेंट, गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, यहाँ पर आपकी पहाड़ियाँ भी हैं और यहाँ पर आपकी जनजातियाँ भी हैं। मेघालय की जनजातियाँ गारो खासी जयंतिया और मेघालय की पहाड़ियाँ भी स्थित हैं गारो खासी जयंतिया, इसको आप याद रखेंगे। मेघालय में झूम खेती की जाती है। कौन सी खेती की जाती है? झूम खेती। देखिए इसको आप याद रखेंगे, झूम खेती लगभग आपकी जो भी आपके एक पुराना तरीका है, ये खेती करने का पुराना तरीका है, और यह पहाड़ी इलाकों में झूम खेती का भी प्रचलन आपका सामने आता है। मेघालय में आपकी झूम खेती संबंधित है। ठीक है, अब मेघालय से संबंधित एक क्वेश्चन, शिलोंग, ये करंट का क्वेश्चन रिलेट करेंगे। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है। 100वीं स्मार्ट सिटी, 100वीं स्मार्ट सिटी, भारत की 100वीं स्मार्ट सिटी या स्मार्ट शहर आपका कौन सा था? शिलोंग। यदि फर्स्ट की बात आ जाए, फर्स्ट शहर, फर्स्ट स्मार्ट सिटी आपका क्या था? भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा में, भुवनेश्वर, यह उड़ीसा की राजधानी भी है। भुवनेश्वर आपका पहला स्मार्ट सिटी, और 100वां स्मार्ट सिटी आपका शिलोंग, जो कि मेघालय की राजधानी है। क्लियर यहाँ तक? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, अभी हाल ही में ही, यानी कि आज ही के दिन, त्रिसुआ आनंद शिशिर, त्रिसुआ आनंद शिशिर जो कि एक ट्रांसजेंडर हैं, वे चर्चा में हैं। उनसे देखते हैं क्यों चर्चा में है। तसरुवा आनंद शिशिर,
तसरुवा आनंद शिशिर। तसरुवा आनंद शिशिर ट्रांसजेंडर हैं, ट्रांसजेंडर। और ये बांग्लादेश में, बांग्लादेश में टीवी एंकर के रूप में बनी है। कौन? टीवी एंकर जो न्यूज़ चैनलों पे होते हैं, आपके न्यूज़ वगैरह देते हैं, तो वे उसके रूप में जो है ये बनी है। पहली बांग्लादेश की पहली ट्रांसजेंडर है तसरुवा आनंद शिशिर। तसरुवा आनंद शिशिर पहली ट्रांसजेंडर न्यूज़ एंकर बनी है बांग्लादेश में। ठीक है, और किस टीवी के लिए बनी है उस टीवी को भी देख लेते हैं। किस टीवी के लिए? बायोसखी टीवी पर, बायोसखी टीवी पर यह जो है न्यूज़ एंकर बनी है बांग्लादेश में। बांग्लादेश की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज़ एंकर बन गई हैं तसरुवा आनंद शिशिर। बांग्लादेश से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और मुद्रा टका है। पीएम की बात करें, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर। राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं, राष्ट्रपति हैं बांग्लादेश में। बांग्लादेश रेड क्लिफ रेखा बांग्लादेश और भारत के बीच में स्थित है। भारत और पाकिस्तान के बीच में भी रेड क्लिफ रेखा आपकी खींची गई है। नेक्स्ट बात करें, बांग्लादेश से तीनों ओर से भारत का एक राज्य त्रिपुरा बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य है। बांग्लादेश भारत से सर्वाधिक बाउंड्रीज शेयर करता है, सर्वाधिक सीमा बनाता है। 4096 किलोमीटर की सीमा भारत के साथ में बांग्लादेश बनाता है। क्लियर? बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, नाम से जो है जाना जाता था। और वर्ष 1971 को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1971 को स्थापना दिवस मनाया जाता है। भारत और पाकिस्तान के वॉर के बाद में बांग्लादेश की स्थापना हुई थी। आगे हम बात करें, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब ये ट्रांसजेंडर से रिलेट आया है आपका, ये तो थी बात बांग्लादेश की। अब हम भारत में बात करें, भारत में पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय, पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय खोला गया। भारत की पहली ट्रांसजेंडर महिला न्यायाधीश जोइता मोडेन, पहली ट्रांसजेंडर पहली ट्रांसजेंडर न्यायाधीश कौन बनी है आपकी? वे बनी है जोइता मोडेन। इसको भी याद रखेंगे, जोइता मोडेन आपकी। ठीक है, पहली महिला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय ये बनी है आपकी न्यायाधीश। ओके, चलिए अब हम देखते हैं आगे। डीआरडीओ द्वारा अभी हाल ही में एक परीक्षण किया गया है, एसएफडीआर परीक्षण। डीआरडीओ के माध्यम से एसएफडीआर परीक्षण किया गया है उड़ीसा चांदीपुर से अभी डीआरडीओ के द्वारा एक परीक्षण किया गया, जिसको जो है एसएफडीआर परीक्षण के नाम से जाना गया। इंक डाल लेता हूं मैं भी, ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं हम आगे। तो ये किस रेंज से आपका जो है परीक्षण किया गया, इसको याद रखेंगे। उड़ीसा चांदीपुर से यह परीक्षण आपका किया गया है। देखिए उड़ीसा में व्हीलर द्वीप भी है आपका स्थित। कहाँ पर? ये वहीं पर है आपका व्हीलर द्वीप, जो चांदीपुर आपकी जगह है, ये वहीं व्हीलर द्वीप पर ही स्थित है। अब व्हीलर द्वीप को एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है। तो अब हम बात करते हैं एसएफडीआर तकनीकी का क्या किया गया है? परीक्षण किया गया है। यह कौन सी तकनीकी है? तो इसको याद रखेंगे, सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीकी है।
इसका परीक्षण अभी किया गया है किसके द्वारा, DRDO के द्वारा इसका परीक्षण किया गया है चांदीपुर उड़ीसा से। कहां से, चांदीपुर ओडिशा से इसका परीक्षण किया गया है, SFDR परीक्षण। इसकी बात करें तो देखिए ये जो अब नया एक रैमजेट परीक्षण आया है, इसमें जानने का प्रयास करेंगे। देखिए जब भी कोई मिसाइल जो है आपकी लॉन्च की जाती है तो उसमें आपका फ्यूल होता है, और फ्यूल को कह सकते हैं हम एक प्रकार से जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। फ्यूल को जलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, आपकी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और इस ऑक्सीजन को जलाने के लिए जो ऑक्सीजन होती है वो आपकी इस मिसाइल में ही रखी जाती है। जब ऑक्सीजन को मिसाइल में रखा जाएगा तो सीधी सी बात है कि मिसाइल का वजन बढ़ जाएगा। मिसाइल का वजन बढ़ता है, ये एक नई तकनीकी लाई गई है। इससे क्या होगा कि जो वातावरण में, इस तकनीकी के माध्यम से जो वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन होगी उसके माध्यम से इसमें जो फ्यूल होगा वो जलने में मदद करेगी। ठीक है ना, वातावरण वाली ऑक्सीजन जो होगी आपकी, वातावरण की जो ऑक्सीजन होगी उसका प्रयोग किया जाएगा। अब इसमें जो आपकी मिसाइल में ऑक्सीजन रखी जाती थी या ऑक्सीजन ईंधन के रूप में रखा जाता था, उसको जो एक प्रकार से क्या कर दिया गया, उसको हटा दिया जाएगा। तो जब मिसाइल से में जो उपस्थित ऑक्सीजन होती थी आपको ईंधन को जलाने के लिए, उसको हटा दिया जाएगा तो क्या होगा, आपका मिसाइल हल्की हो जाएगी, मिसाइल का वजन कम हो जाएगा, और कुछ उसके बदले में कुछ अन्य चीजें हम एक्स्ट्रा वहां पर मिसाइल के अंदर ले जा सकते हैं। आगे अब देखते हैं, बात करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कि वायुमंडल में O2 ले जाने की अब क्या नहीं होगी, वायुमंडल में मिसाइल के द्वारा O2 ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी। वातावरण की जो ऑक्सीजन होती है आपकी, उसी से ही आपका काम चल जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरी प्रक्रिया कि रॉकेट का वजन क्या हो जाएगा, रॉकेट का वजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रॉकेट का वजन जब कम होगा तो गति क्या हो जाएगी, गति आपकी बढ़ जाएगी। दो क्वेश्चन आपके यहां से बढ़ सकते हैं। अभी जो हाल ही में SFDR परीक्षण तकनीकी का जो परीक्षण किया गया है, रैमजेट तकनीकी का जो परीक्षण किया गया है, वह किस पर आधारित है, या उसकी वजह से रॉकेट का वजन घट जाएगा या बढ़ जाएगा। एक क्वेश्चन आपका यहां से पुटअप हो जाएगा, या फिर पूछ लेगा कि रॉकेट की गति बढ़ेगी या फिर रॉकेट की गति घट जाएगी। तो रॉकेट की गति क्या होगी, बढ़ जाएगी, और वजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये आपकी रैमजेट तकनीकी है, DRDO द्वारा इसको विकसित किया गया है। क्लियर यहां तक। इसको एयर ब्रीथिंग इंजन कहा गया, एयर ब्रीथिंग इंजन इसको कहा गया, एयर ब्रीथिंग इंजन। क्लियर यहां तक। चलिए आगे हम बात करते हैं, आगे अब देखेंगे DRDO के बारे में। तो DRDO का हेडक्वार्टर कहां पर है, DRDO का हेडक्वार्टर है दिल्ली में। 1958 में इसकी स्थापना होती है, दिल्ली में हेडक्वार्टर है, और सतीश रेड्डी इसके वर्तमान में क्या है, अध्यक्ष है। चांदीपुर उड़ीसा में इसका क्या है, चांदीपुर उड़ीसा से इसका परीक्षण किया जाता है। अन्य कुछ फैक्ट देखते हैं अब ओडिशा राज्य के बारे में, ओडिशा के बारे में कुछ अन्य फैक्ट देखते हैं। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, जो कि भारत की पहली स्मार्ट सिटी है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, जो कि भारत की पहली स्मार्ट सिटी है। ओडिशा राजधानी भुवनेश्वर राजधानी है। फर्स्ट स्मार्ट सिटी भी है भारत की। ठीक है, नवीन पटनायक यहाँ पर क्या है, CM है। नवीन पटनायक यहाँ पर CM है। और गवर्नर की बात करें, गणेशी लाल यहाँ पर गवर्नर है, गणेशी लाल गवर्नर है। नेशनल पार्क की बात करें तो भीतरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क यहीं पर स्थित है। भीतरकनिका नेशनल पार्क सफेद मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है, सफेद मगरमच्छ। भीतरकनिका नेशनल पार्क सफेद मगरमच्छ, या फिर आप कह सकते हैं खारे पानी वाले मगरमच्छ अगर मिलते हैं तो वह आपके भीतरकनिका नेशनल पार्क में ही पाए जाते हैं भारत में। दूसरी बात करें हीराकुंड
हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध आपका उड़ीसा राज्य में महानदी पर स्थित है। महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित है। महानदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है। ओडिशा का शोक, महानदी ओडिशा का शोक कहलाती है। हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध, विश्व का सबसे लंबा बांध, विश्व का सबसे लंबा बांध है। लंबाई है 25.8 किलोमीटर, 25.8 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। आगे हम बात करें सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम, सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम, सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम, सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम, स्टेडियम की बात करें तो सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम राउरकेला में, राउरकेला में बिरसा मुंडा स्टेडियम, बिरसा मुंडा स्टेडियम, बिरसा मुंडा स्टेडियम ये आपका राउरकेला में है। विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम हो गया आपका। आगे बात करें पहला स्मार्ट सिटी भुवनेश्वर, पहला फायर पार्क, भारत का पहला फायर पार्क, भारत का पहला फायर पार्क कहां पर स्थित है? वह भी आपका भुवनेश्वर में ही स्थित है। बात करें वर्ष 2023 का हॉकी वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप आपका इसी स्टेडियम में खेला जाएगा, बिरसा मुंडा स्टेडियम। ठीक है, बिरसा मुंडा स्टेडियम में ही आपका जो है वर्ष 2023 का हॉकी वर्ल्ड कप आपका खेला जाएगा। व्हीलर द्वीप उड़ीसा में ही स्थित है। व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप भी आपका उड़ीसा में स्थित है। और एक प्रसिद्ध झील चिल्का झील, चिल्का झील ये आपकी लैगून खारे पानी की झील है, लैगून खारे पानी की झील है आपकी चिल्का झील, वह भी आपकी उड़ीसा में ही स्थित है। तो ये आपके आज के कुछ करंट अफेयर थे। आशा करता हूँ बिल्कुल समझ में आए होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद, जय हिंद।